वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो टुडे इज 25th ऑफ फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक के जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके एनालिसिस और जी हाँ डिस्कशन के साथ। सो सबसे पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज स्टैटिक है बट करंट से लिंक्ड है। ट्रिपल डिप ला नीना क्या होता है? चलो ट्रिपल डिप हटाते हैं। ला नीना पढ़ा होगा, ला नीना एल नीनो। अगर पढ़ा है तो हम रिवाइज करेंगे और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। ऐसा कहते हैं क्वेश्चन डील करने से पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। बहुत बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी ये है आपका सदर्न पैसिफिक ओशन का रीजन, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन होता है वो इधर की तरफ होता है ना। ये साउथ अमेरिका का पेरुवियन कोस्ट एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया और हमारा प्यारा सा भारत यहाँ पे है, दिख रहा होगा। तो ट्रेड विंड यूजुअली इस डायरेक्शन में चलता है। जब ट्रेड विंड चलती है तो क्या होता है कि अपने साथ साथ वार्म वाटर को यहाँ पे एक्यूमुलेट करने लगती है। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है यहाँ पे वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है। वार्म वाटर एक्यूमुलेशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर जोन, ठीक है। वार्म वाटर है, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन फिर क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा? बारिश करेगा। तो रिमझिम बारिश होगी इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में होगी, हमारे इंडिया में भी होगी। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया ना उसको कहते हैं ला नीना। बहुत आराम से समझ में हो गया? बहुत आराम से समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो ये था ला नीना। एक एक्स्ट्रा बात बताती हूँ, क्या होता है कि जब यहाँ से वार्म वाटर यहाँ जाती है ना तो यहाँ का जो एरिया है ना यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसको फिल करने के लिए नीचे की पानी ऊपर आती है और अपने साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लाती है। तो बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे आ जाता है तो मछलियाँ भी ऊपर आ जाती हैं। तो एक बहुत ही मेजर फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे? पेरुवियन कोस्ट में। किस टाइम पे? ला नीना के टाइम पे। तो ला नीना समझ में आ गया होगा? चलो ठीक है। क्वेश्चन वाली बात में जो था ट्रिपल डिप ला नीना, तो ला नीना तो उसमें से समझ में आ गया, ट्रिपल डिप बाद में समझेंगे। अब एक और कंसेप्ट होता है एल नीनो। ये समझते हैं क्या होता है। बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? ट्रेड विंड चल रहा था, अब मान लो ट्रेड विंड जो है आपका वीक हो गया। वीक हो गया तो क्या होगा? जो वार्म वाटर यहाँ जा रहा था वो नहीं जाएगा, वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन यहाँ पे होने लगेगा। अब मान लो यहाँ पे वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगा, तो वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश होगी। कहाँ बारिश होगी? साउथ अमेरिका के साइड में। कब? एल नीनो में। हमारे इंडिया के साइड में क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वार्म वाटर था तो यहाँ पे अब कोल्ड वाटर होगा। कोल्ड वाटर होगा तो क्या होगा? ड्राउट लाइक सिचुएशन आएगी। तो एल नीनो हमारे लिए अच्छा है कि ला नीना अच्छा है? ला नीना में बारिश हो रही थी, ला 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 रिमझिम बारिश। एल नीनो में ड्राउट हो रहा था तो हमारे लिए तो बेटर, हम कहेंगे कि चलो ड्राउट से तो बेटर ही है ला नीना, कहेंगे ना? बिल्कुल कहेंगे। और इधर के साइड में क्या हो रहा है? ला नीना के साइड टाइम में क्या हो रहा था? ला नीना के टाइम में यहाँ पे सूखा टाइप सिचुएशन था बट अपवेलिंग के चलते मेजर फिशिंग ग्राउंड बन रहा था। बट एल नीनो के टाइम में क्या हो रहा है? एल नीनो के टाइम में यहाँ पे वार्म वाटर आ रहा है, बारिश हो रही है। तो एल नीनो के टाइम में इनके लिए बहुत बढ़िया नहीं होता है, फ्लड लाइक सिचुएशन अकर हो जाता है, कैटास्ट्रॉफिक होता है काफी। तो ला नीना, एल नीनो, अपवेलिंग, बहुत बेसिक चीज, बहुत आराम से हमने समझा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताना, फिर से समझा दूंगी, कोई बात नहीं है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ट्रिपल डिप ला नीना क्या होता है? 2020 से 2023 तक देखा गया था कि लगातार 3 बार ला नीना हुआ था। ये था ट्रिपल डिप ला नीना। ओके, तो होता क्या है? चलो क्वेश्चन पे आते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन है सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट पे देखते हैं। ला नीना इज एसोसिएटेड विद ड्राई विंटर्स इन यूएस। ला नीना में क्या ड्राई विंटर होता है यूएस में? ला नीना में क्या होता है हमारे यहाँ? बस ये याद रखना है कि ला नीना बहुत खुश है, ला ला ला, हमारे यहाँ बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। तो बारिश होगी तो उसके लिए हमें वार्म कंडीशन चाहिए होगा। हमारा जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है वहाँ पे वार्म कंडीशन है, वार्म वाटर है, कंडेंसेशन हो रहा है, बारिश हो रही है। वहाँ पे वार्म है तो पेरुवियन पे क्या होगा? कोल्ड वाटर होगा। कोल्ड वाटर ड्राउट लाइक सिचुएशन, तो ला नीना के टाइम में क्या वहाँ पे ड्राई होगा? बिल्कुल होगा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। चलो ठीक, पहला स्टेटमेंट पे आते हैं। ये अवधि ट्रिपल डिप के बारे में कह रहे हैं कि ये वो अवधि है जहाँ ला नीना की जो अवधि है वो एक वर्ष में लगातार 3 सीजन तक फैली रहती है। नहीं यार, एक वर्ष में लगातार 3 सीजन तक नहीं, 3 साल तक देखा गया था, 2020 से लेकर 2023 तक। तो ये तो गलत हो गया। ओनली 2, केवल 2। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ला नीना क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ट्रिपल डिप ला नीना क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा।
जो मैंने समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है संक्षेप में। एंसो साइकिल क्या होता है? ला नीना, एल नीनो, एंसो। जो साइकिल बन रहा है इसी को कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल, तो ये था एंसो। ला नीना क्लाइमेट पैटर्न है जो डिस्क्राइब करता है। एल नीनो जो होता है वो अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, बिल्कुल। ला नीना बारिश होती है, कूल फेज होता है। किधर होता है कूल फेज? बिल्कुल, चलो, तो ईस्टर्न पैसिफिक के साइड में है ना, ईस्टर्न पैसिफिक पेरुवियन कोस्ट के साइड में। चलो ठीक है। बोथ फेनोमेनन जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विंटर में पीक रहता है। हटाओ। फिर ट्रिपल डिप नानिना के बारे में क्या पढ़ा? 3 कंसेक्यूटिव विंटर तक हमें देखने को मिला था ट्रिपल डिप नानिना। इतना कहानी समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा, ना समझने वाली कोई बात नहीं होगी। फिर भी अगर नहीं आया होगा तो प्लीज बताना। तो इतना क्यों पढ़ा? करंट अफेयर के क्लास में ये स्टैटिक पोर्शन हम क्यों डील कर रहे हैं? बिल्कुल करंट में आया था, इसीलिए न्यूज में आया था आपके। क्यों न्यूज में आया था? तो आपको याद होगा 2022 के टाइम में मीम भी बहुत बन रहा था कि मुंबई में बहुत ज्यादा पोल्यूशन, अनयूजुअल पोल्यूशन देखा गया था, और दिल्ली वगैरह थोड़ा साफ हुआ करता था, स्पेशली विंटर के टाइम में। विंटर के टाइम में क्या होता है, पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है, तो वो जो स्टबल बर्निंग का जो धुआं होता है, उसका जो पोल्यूटेंट पार्टिकल होता है वो दिल्ली में आ जाता है और पोल्यूशन बहुत राइज कर जाता है विंटर के टाइम में। लेकिन उल्टा हुआ, जो 2022 का विंटर था उस टाइम में जो दिल्ली थी वो साफ थी और मुंबई में पोल्यूशन ज्यादा था। तो इसका कहीं ना कहीं लिंक जो है ना ला नीना पे पड़ रहा है। मतलब ला नीना के चलते ऐसा हो रहा है, ऐसा एक स्टडी आया है, उसने कहा है कि ला नीना के चलते एयर क्वालिटी पे असर पड़ा है। ये आपका करंट का न्यूज था। कैसे ऐसा कैसे हो गया? ला नीना तो बारिश करवा रही है, पोल्यूशन कैसे क्रिएट करवा देगी मुंबई में, और दिल्ली में पोल्यूशन साफ कैसे करवा देगी? तो क्या होता है, इसको इरेज कर लेते हैं। ये है हमारा प्यारा सा भारत, क्यूट क्यूट सा, है ना। तो क्या होता है, नॉर्मली पंजाब में स्टबल बर्निंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो विंटर में विंड का जो डायरेक्शन होता है वो इस साइड में होता है, जिसके चलते जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होती है वो दिल्ली में आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन ला नीना के चलते क्या हुआ ना कि ये जो डायरेक्शन था विंड का वो चेंज हो गया और दिल्ली ना जाकर के साउथर्न स्टेट्स के साइड में चलने लगी, ठीक है। तो इसीलिए मुंबई में पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिला, सदर्न स्टेट में पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिला, और जो हवा थी स्टबल बर्निंग वाली वो दिल्ली में नहीं देखने को मिली। इसलिए 2022 की जो ठंड की मौसम थी दिल्ली की, उस टाइम वहाँ पे पोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं देखा गया। दूसरा रीज़न एक और कहा जा रहा है, स्टडी ने कहा है कि मुंबई में क्या होता है, कोस्टल एरिया है, ठीक है, विंड का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, जिसके चलते क्या होता है, जो मतलब प्रदूषित हवा होती है वो निकल जाती है। लेकिन ला नीना के चलते क्या हुआ कि ये जो हवा है ना ये डायरेक्शन ही नहीं चेंज कर रही थी, वैसी की वैसी ही रह गई। तो जो उनका खुद का पोल्यूशन था वो तो बाहर गया नहीं और ऊपर से और पोल्यूशन आ गया, तो मुंबई में अनयूजुअल पोल्यूशन ज्यादा देखा गया। ये स्टडी एक आई है, उसका ये ऐसा कहना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, एल नीनो, ला नीना और उसका लिंक एयर क्वालिटी पे। तो हमने अभी जो जो पढ़ा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लो एक बार, बहुत आराम से समझ में आया होगा, बहुत लेमैन लैंग्वेज में है। नदर्न सिटीज वेयर क्लीनर एज यूजुअल, 2022 की ठंड की बात कह रहे हैं, बट जो साउदर्न स्टेट था वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी देखा गया था। रीज़न क्या था, विंड सर्कुलेशन जो था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गया था। फिर लोकल सर्कुलेशन, जो विंड का लोकल सर्कुलेशन होता है साइकिल, वो भी देखने को मिला था चेंज। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लंबा चला गया होगा, बट लंबा गया कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। रिसेंटली कौन से कंट्री ने अलाउ कर दिया है थोड़ा थोड़ा मैरिजुआना रखने का? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैरिजुआना रख सकते हैं, परमिशन ग्रांट कर दिया। हाल ही में किस देश ने मैरिजुआना की सीमित कब्जे को वैध कर दिया गया है? थोड़ा थोड़ा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और क्यों रखना है? कहा है कि मेडिकल पर्पज से रखना है। सी, ऐसे तो इलीगली लोग पोजेस करते हैं, है ना। अब अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो एटलीस्ट इलीगल जो काम होता है तो वो लीगल होगा ना। तो किस कंट्री ने किया है बताइए? यहां पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, जर्मनी ने किया है, ठीक है। ऑप्शन बनाने की धुन में ना, रिवीजन कराने की धुन में ऑप्शन ही देना भूल गई। जर्मनी ने किया है, ओके। तो जर्मनी ने क्या कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है, थोड़ा सा आप मैरिजुआना रख सकते हैं। किसने किया है? जर्मनी ने किया है। चलो, तो जिस धुन में ऑप्शन देना भूल गई थी उस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। अर्जेंटीना के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था, पॉवर्टी 57% तक की हो गई है वहां पे,
जो जो अर्जेंटीना के साथ हमने लिथियम ब्लॉक का डील साइन किया है ये भी हमने पढ़ा था। यूएस को लेके हमने क्या पढ़ा था, हमने खरीदा है ड्रोन MQ-3 9B, चलो ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने साल्टन सी के बारे में, कैलिफोर्निया के साल्टन सी में जो यूएस में आता है वहां पे हमें क्या मिला, लिथियम का भंडार मिला, ठीक है। चलो कोलंबिया को लेके क्या पढ़ा था हमने, MOU साइन किया है कोलंबिया के साथ डिजिटल ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चलो ठीक है। इंडिया को लेके क्या पढ़ा था, 62nd सेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट किसने चेयर किया है, इंडिया ने चेयर किया है। और मैरिजुआना थोड़ा सा कौन रख सकता है, जर्मनी रख सकता है, बिल्कुल याद रखना है, आराम से याद होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट ने रिपील कर दिया है मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1935। 1935 का एक्ट था, रिपील करने के टाइम ये भी कहा गया कि कॉलोनियल लॉ था इसलिए रिपील कर दिया गया है। तो किस स्टेट ने किया है, हाल ही में किस राज्य ने अपने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को 1935 को निरस्त कर दिया है। लोग शादी करते थे इन लॉ के अंडर में उस स्टेट में, अब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में शादी होगी वहां पे, बताइए किस स्टेट ने ऐसा किया है। असम के, यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो असम ने क्या किया है, मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1935 को रिपील कर दिया है। क्यों किया है, असम भी कहीं ना कहीं अब चाह रहा है यूसीसी की तरफ बढ़ रहा है, ये उनका स्टेप था। इससे पहले उन्होंने क्या बैन किया था, मैजिकल हीलिंग बैन किया था, अब मुस्लिम मैरिज एक्ट बैन किया है। तो इनका कहना भी है कि हम धीरे धीरे ऐसे लॉज ला रहे हैं और कहीं ना कहीं हम यूसीसी के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो ये था आपका आंसर। अब आते हैं रिवीजन के पार्ट पे, बिल्कुल आते हैं। गोवा के साथ हमने कल क्या पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक ने गोवा के साथ डील साइन के कोलैबोरेशन किया है, किस लिए, ब्लेंडेड फाइनेंशियल स्कीम के तहत क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, किसके साथ किया है, गोवा के साथ किया है। गोवा ऑलरेडी यूसीसी है, इंडिया का एकमात्र ऐसा देश था जो यूसीसी था, अब तो उत्तराखंड भी हो गया है ना, उत्तराखंड में भी आ गया है यूसीसी। जम्मू कश्मीर को लेकर हमने कल क्या पढ़ा था, चेनाब नदी के बारे में पढ़ा था, उसमें क्यूर हाइडल प्रोजेक्ट था, बहुत चर्चे में है, अभी कंट्रोवर्सी है। क्यों, सत्यपाल मलिक के ऊपर एलिगेशन है करप्शन का। तो कहाँ पे, क्यूर किस पे है, चेनाब की नदी पे। चेनाब नदी पे कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, क्यूर, कहाँ है, कश्मीर में। गोवा पढ़ लिया, वर्ल्ड बैंक। उत्तराखंड, चलो ठीक है। असम में क्या हुआ है, मैरिज और डाइवोर्स एक्ट 1935 को बैन किया है। जो पढ़ाया, जो बोला वही यहाँ पे है। फर्स्ट स्टेप है ये टुवर्ड्स यूसीसी, असम कैबिनेट ने रिपील कर दिया है इसको। और जो कॉलोनियल लॉ था, इनका कहना है कि कॉलोनियल लॉ था इसलिए खत्म कर दिया है। और इस एक्ट के तहत ये भी था कि जो अंडर एज शादियां हो रही थी उनको भी मान्यता मिल जा रही थी। तो उनका ये भी कहना है कि हम कहीं ना कहीं जो अंडर एज शादियां हो रही थी उसको भी रोकेंगे, इसीलिए इसको बंद किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी फैक्चुअल है बट न्यूज में आया हुआ था। लॉन्च व्हीकल ऑफ आदित्य L1, प्रक्षेपण यान क्या है आदित्य L1 का, LVM-3 M4 है, नहीं ये तो चंद्रयान 3 का है। चलो ठीक है, LVM-3 है, कल ही पढ़ा था हमने, किसका है ये, गगनयान का है, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। तो फिर शायद GSLV F-14 है, नहीं यार ये तो अभी गया था ना इनसैट का, इनसैट 3DS उसका है। तो क्या बचा, PSLV C-57, ये है आदित्य L1 का लॉन्च व्हीकल। क्यों पढ़ा, न्यूज में आया था, एकदम छोटा सा कॉर्नर में आया हुआ था पेपर में आपके। क्या आया था कि जो इसरो के पापा है ना, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है सोलर रेडिएशन को, उनका पढ़ाई कर रहे हैं। इसरो के पापा, अरे उनका पेलोड है जिसका नाम है पापा, जिसको कहते हैं हम प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। तो उन्होंने अपना जो होता है ना मेजरमेंट वगैरह, जो सोलर रेडिएशन होता है उसका करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा इसरो ने कंफर्म किया है, इसीलिए हमने ये पढ़ा। ओके बिल्कुल पढ़ा। चलो बहुत कोनों में आया हुआ था ये। टेम्पल और इंस्क्रिप्शन मिला है बादामी चालुक्य का, कौन से स्टेट में, बहुत पुराना मंदिर मिला है अभी। प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर हाल ही में किस राज्य के मुदमी मणिकयम विलेज में खोजा गया है। बहुत पुराना मंदिर मिला है, 13,000 साल पुराना मंदिर मिला गया है। इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं, ये मिला है तेलंगाना गांव में। कहाँ मिला है, तेलंगाना में। ओके करते हैं। तमिलनाडु में भी कुछ मिला था, एक स्कल्पचर मिली थी पल्लवा डायनेस्टी की, क्या था स्कल्पचर, किसका था, कोत्रवई स्कल्पचर पल्लवा डायनेस्टी की। कहाँ मिला था हमें, तमिलनाडु में मिला था। तेलंगाना में क्या मिल गया, मंदिर मिल गया। कहाँ का मिला, कब का मिला, बादामी चालुक्य का। जल्दी से बताओ कौन थे फाउंडर, डायनेस्टी के कौन थे फाउंडर, जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।
कर्नाटक में कुछ मिला था नहीं, लेकिन यहाँ पे बोइंग का सेंटर बना था। और भी बहुत सारी चीज़ हुआ था। क्या क्या हुआ था, जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। बोइंग का सेंटर खोला था, उसके बाद युवा निधि स्कीम आई थी, है ना, बिल्कुल आई थी। बेंगलुरु में हमने पढ़ा था कि बानेरघाटा नेशनल पार्क है, बिल्कुल पढ़ा था। केरला को लेकर हमने क्या क्या पढ़ रखा है, अमृत प्रोग्राम लॉन्च हुआ था एंटीबायोटिक की रोकथाम के लिए। और क्या पढ़ा था, कोचीन में मसाला बना रहे थे, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मसाला नहीं बना रहे थे। तो बादामी चालुक्य की मंदिर ढूंढी गई है, मिली है कहाँ, तेलंगाना में। 13,000 15,000 पुरानी इंस्क्रिप्शन और मंदिर दोनों मिली है। और ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, स्टेट ना पूछ के आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा नदी के किनारे मिला है, तो कृष्णा नदी के किनारे मिला है, ठीक है। तो देखो इस तरह के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं तो उससे क्या एडवांटेज होता है, सिग्निफिकेंसेस क्या होता है, ऑब्वियसली उस जेनेसी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो हो गया। CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये, क्यों है ये, सब पढ़ेंगे, आपको खबर भी करेंगे। तो क्या है ये, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरेशिया का, यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया, क्या है ये। और क्या यूक्रेन इसका पार्टिसिपेंट है, इसका मेंबर है। इसको आंसर करने के लिए आपको जानना होगा कि ये CSTO है क्या और क्यों है यहाँ, बिल्कुल दोनों जानेंगे। सी अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था आर्मेनिया अजरबैजान के बारे में, और एक रीजन जाना था नोगोर्नो कोरबैक, कहा था कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इधर था आर्मेनिया, इधर था अजरबैजान, मतलब दोनों साथ में ही था ऑब्वियसली। तो क्या क्यों न्यूज में था, हमने पढ़ा था आर्मेनिया अजरबैजान, आर्मेनिया यहाँ पे है डिस्प्यूटेड टेरिटरी नोगोर्नो कोरबैक की। तो आर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है फ्रांस और इंडिया, अजरबैजान को टर्की। तो इसीलिए टर्की का एलिगेशन है कि इंडिया वाले आर्मेनिया को वेपन दे रहे हैं, इसके चलते वार होने की चांसेस है। कल हमने पढ़ा ही था कि आज फिर ये न्यूज में आ गया। न्यूज में क्यों आया, तो आर्मेनिया ने कहा है, आर्मेनिया पार्ट है CSTO का। CSTO क्या होता है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, USSR और उनके 6 मेंबर, मतलब USSR इंक्लूडिंग, इनका एक मिलिट्री इंटर पैनल अलायंस है। मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो कुछ टाइम से इसमें जो भी यूरेशिया के पार्ट है, जो USSR के पार्ट थे, सारे इसमें है। आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये सारे हैं। कुछ नहीं भी हैं, बट मैक्सिमम कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट है। बट आर्मेनिया ने कह दिया है कि हम इसमें अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, तो जो अजरबैजान है उसने वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी उसमें अपना ऑक्यूपाई कर लिया, और आर्मेनिया ने कहा, रशिया से हेल्प मांगा, बट रशिया ने हेल्प नहीं किया। तो इसी रीजन से आर्मेनिया ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे CSTO में, हम नहीं बनेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे, CSTO के मीटिंग्स में। तो ये था न्यूज़, पूरे आर्टिकल में आपको यही मिलेगा नागोर्नो काराबाख, बिल्कुल डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है कि ये जो टेरिटरी है वो अजरबैजान का है, बट आर्मेनिया भी अपना क्लेम पुट करता है, बिल्कुल करता है। CSTO के बारे में पढ़ा। CSTO क्या है, मिलिट्री अलायंस है यूरेशिया का, 6 मेंबर्स है इसके। न्यूज़ में क्यों था ये जाना। अब आते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्या ये यूरेशिया का भाग है, बिल्कुल है, यूरेशिया के कंट्रीज है इसमें। और ये अंतर सरकारी गठबंधन है, बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर क्या इसमें यूक्रेन है, यूक्रेन है, ये नाटो जैसा नहीं साउंड कर रहा, मतलब ये कहीं ना कहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है। तो आपस में मिलकर सिक्योरिटी को इन्हांस करने की बात यहाँ पे जरूर की जाएगी। अगर रशिया है तो वहाँ पे यूक्रेन कहाँ से होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होता ना तो आराम से इसको तो गलत कर ही देते। तो आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, 1 सही है सिर्फ, तो ओनली 1। तो ये था क्वेश्चन, ये था क्यों पढ़ा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी फैक्चुअल, हु इज द ऑथर ऑफ बिफोर मेमोरी फेड्स, बहुत बढ़िया बुक है, इंडियन एक्सप्रेस पे ना बहुत अच्छे से आया हुआ था। तो उसमें इस बुक का ना एक लाइन था, बहुत बढ़िया लगा था, मैंने लिखा है, आप उसको अपने ऐसे में यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। बिफोर मेमोरी फेड्स के लेखक कौन है, जो लेखक है उनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फली एस नरीमन की। बहुत अच्छे लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के, और बहुत सारे केसेस में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो ये है
इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये जो मैं लाइन कह रही थी ना इनकी बायोग्राफी का, ये बहुत बढ़िया लाइन है। आई हैव बीन ब्रॉट अप टू थिंक एंड फील दैट माइनॉरिटीज टुगेदर विद द मेजॉरिटी कम्युनिटी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आई हैव लिव्ड एंड फ्लरिश्ड इन सेक्युलर इंडिया इन द फुलनेस ऑफ टाइम। इफ गॉड विल्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू डाई इन द सेक्युलर इंडिया। बहुत बढ़िया लाइन लगा था मुझे, इसलिए मैंने अपने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको पढ़ो और ऐसे वगैरह में इंक्लूड करो और अपने जीवन में भी इसको डालो। जो आजकल चल रहा है ना उसको थोड़ा सा कम करो और पढ़ाई करो, ये सब ध्यान मत दो। तो फली एस नरीमरन की ये ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने खुद लिखा है। क्या? बिफोर मेमोरी फेड्स। इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है। चलो रिवीजन कर लेते हैं। समीर शाह, कल पढ़ा था हमने, बीबीसी के पहले इंडियन ओरिजिन के चेयरमैन बने हैं। कौन? समीर शाह। शशि थरूर जी, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिला है इनको, शेवलियर अवार्ड। किसको? शशि थरूर जी को। और अनंत कुमार जी को क्या मिला था? यूएई गवर्नमेंट की तरफ से गोल्डन वीजा मिला था। चलो, एक क्वेश्चन कहने को रहता है, वो एक क्वेश्चन रहता नहीं है, है ना। ब्रह्मोस को एक्वायर करने के लिए इसमें से किस कमिटी ने कहा है कि आप कर सकते हैं, चाहिए कीजिए। तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज क्लियर द एक्विजिशन ऑफ ओवर 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन इट्स वारशिप। किस निकाय ने अपने युद्ध पोतों पर तैनाती के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? बताइए। ऑप्शन देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग को कहीं ना कहीं डिफेंस के पर्पज से करना है, इकोनॉमिक अफेयर से करेंगे नहीं। कंज्यूमर वाले क्यों करेंगे? सिक्योरिटी वाले ही करेंगे। बट आपको ही पता है कि मेरा जो इंटेंशन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन सेट करने का ये नहीं होता है कि आप फट से मार लो आप खुश हो जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मेरा इंटेंशन होता है रिवीजन करना, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है बट उससे ज्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। 10 बुक एक बार पढ़ोगे कुछ नहीं याद रहने वाला, एक ही बुक को 10 बार पढ़ोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है एग्जाम में। तो चलो जल्दी से रिवीजन करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, पीएम जी हमारे हेड करते हैं। फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग एफएसपी, और कल पढ़ा था फेयर इम्यूनिटी प्राइस, ठीक है। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में ही आता है। क्यों पढ़ा था? इन्होंने कोचिंग वगैरह के लिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। आपसे आपका मांगा है कमेंट, जाइए कीजिए, बिल्कुल कीजिए। किसने कहा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2019 के एक्ट के अंडर में ये बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को लेकर हमने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। चलो ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कहा है ब्रह्मोस को एक्यूपाई कीजिए। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल सुरक्षा संबंधी समिति। तो ये है समिति जी, हमारे मोदी जी इनको हेड कर रहे हैं। इन्होंने क्लियर किया है 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड मिसाइल। जो कैबिनेट कमेटीज होती है ना, ये टोटल अभी 8 है। और जो हमारी जो कैबिनेट मंत्रियां होती हैं, जो कैबिनेट होती हैं, उनका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए ये अलग से बनाया जाता है ना। जो हमने पढ़ा अभी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये सब इसी का पार्ट है। टोटल अभी 8 है। तो मैक्सिमम कैबिनेट कमिटीज को हमारे पीएम जी हेड करते हैं, और अगर वो नहीं हेड करते हैं तो जो सीनियर कैबिनेट मेंबर होते हैं वो हेड करते हैं। बट अगर उस कमेटी में पीएम एज अ मेंबर हैं तो वही हेड करेंगे, वही चेयरमैन होंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियर किया है 200 ब्रह्मोस मिसाइल का एक्विजिशन को। चलो, काफी फैक्चुअल, गेट इंपॉर्टेंट। इंडिया लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन किस आईआईटी ने बना है? पायलट को ट्रेन करेंगे। लार्जेस्ट फैसिलिटी टू हैव सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो हाल ही में किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है? ट्रेनिंग देंगे पायलट्स को ड्रोन उड़ाने के लिए। तो आईआईटी पटना ने किया है? नहीं, आईआईटी पटना ने तो नहीं किया, बट हमने पढ़ा था कि आईआईटी पटना ने मिलके बिहार स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ क्या किया है? नितीश डिवाइस लॉन्च किया था। नितीश डिवाइस क्या था? पेंडेंट टाइप डिवाइस था जो फार्मर्स को यूज करेगा। क्या यूज करेगा? बताएगा, वार्निंग देगा आधे घंटे पहले कि बारिश हो रही है, निकल लो यहाँ से। यहाँ फिर कहेगा कि अच्छा बहुत ज्यादा शीतलहरी चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है। कौन बताएगा? नितीश डिवाइस बताएगा। किसने बनाया? आईआईटी पटना ने। किसके साथ? बिहार स्टेट डिजास्टर के साथ मिलकर। चलो ठीक है। आईआईटी रुड़की को लेकर हमने क्या पढ़ा था? सेम, यूपी वालों ने इनके साथ डील किया आईआईटी रुड़की के साथ। किस लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। चलो हो गया। आईआईटी गुवाहाटी को लेकर हमने कुछ पढ़ा था, स्वास्थ्य फैसिलिटी बनाई है, नैनो मटेरियल प्रोटोटाइप वगैरह बनाएंगे हेल्थ फैसिलिटी में यूज करने के लिए। और आईआईटी जम्मू वाले ने क्या बनाया था? एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया था, ड्रोन को डिटेक्ट करेंगे, उड़ा देंगे। तो यार सारे हो गए। हमेशा एलिमिनेशन नहीं काम करेगा। आईआईटी गुवाहाटी ने स्टार्ट किया है, बनाया है ऐसी फैसिलिटी जहां पे ड्रोन पायलट को ट्रेनिंग मिलेगी। तो
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है इंडिया लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये जो नरेंद्र मोदी जी का ड्रोन डीडी इनिशिएटिव है उसके अंडर में है। हमारे मोदी साहब जी का विजन है कि इंडिया को प्रोमिनेंट बनाना है 2030 तक। ओके, बिल्कुल ओके। चलो, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, मियावाकी। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत आराम से आंसर देंगे। बताइए क्या होता है, न्यूज में देखा गया है, क्या है, यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे। मियावाकी हाल ही में समाचारों में देखा गया है, वो क्या है? क्या वो एक हथियार है? नहीं, वो हथियार नहीं है, पर हथियार हमने पढ़ा था क्या है, दंडपट। महाराष्ट्र का स्टेट वेपन छत्रपति शिवाजी महाराज यूज करते थे। किसको? दंडपट को। क्या है? हथियार। बट मियावाकी हथियार नहीं है। चलो, मियावाकी क्या वो क्वासर है? हमने कल पढ़ा था एक नया क्वासर पाया गया है, J05294353। उतना याद नहीं रखना है, बट डिटेक्ट किया गया है क्वासर को, नाम साइंटिस्ट ने रखा है। तो क्या वो मियावाकी? नहीं यार, वो नहीं है। क्वासर हमने कल पढ़ा था, क्या था? J0529 नाम रखा है क्वासर का। क्वासर क्या था? सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में रहता है क्वासर, तो ब्राइटेस्ट है और बहुत जल्दी फैल भी रहा है, तो वो क्वासर तो नहीं है मियावाकी। चलो, तो क्या वो डाई है, मतलब कलर करने के काम आता है? कोई डाई है? नहीं यार, डाई तो नहीं है। बट हमने पढ़ा था रोडोमाइन बी के बारे में, जो कॉटन कैंडी में पाया जाता है और कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए तमिलनाडु और पुडुचेरी ने बैन कर दिया है किसका? कॉटन कैंडी का। तो बचा क्या? मिनी फॉरेस्ट। तो ये जो टर्म है मियावाकी, ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है लघु वन से। तो इसमें क्या करते हैं ना, सेल्फ सस्टेनिंग प्लांट्स जो होता है ना, जो बहुत कम नरिशमेंट, जिसको बहुत कम हम देखभाल जिसको चाहिए होता है, उसको उगाते हैं छोटी सी एरिया में। जो काम 100 साल लग जाएगा जिस तरह का वेजिटेशन उगाने में, वो 5 से 10 साल में कर लेते हैं। तो ये है मियावाकी। न्यूज़ में क्यों है? तो जो कोल के PSUs वगैरह है, इन्होंने ये मेथड स्टार्ट किया है यूज़ करना, ताकि ग्रीनरी बढ़ा सके। जो भी ओवरबर्डन डंप एरिया है, हॉल रोड्स है, रेसिडेंशियल कॉलोनीज है, वहाँ पे प्राइमरी गोल क्या है? इन्हांस करना ग्रीनरी को। किसने किया है? कोल PSUs ने किया, कोल PSUs ने किया है। मियावाकी क्या होता है? सेल्फ सस्टेनिंग वेजिटेशन को क्रिएट करना होता है, जो नॉर्मली 10 साल लगेंगे पर 2 से 3 साल में हो जाता है। तो ये था मियावाकी, ये था क्यों था न्यूज़ में। होप आपको ये समझ, मतलब सेशन खत्म हो गया है, तो होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।